हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं एविडेंस एक्ट। ये है पार्ट 5। 4 पार्ट पहले ही आ चुके हैं, उन्हें जरूर देखो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो उनको बहुत डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं कवर किया जाता है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और भी 4-5 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हमारे चैनल पे। नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके जरूर देखो और उनके क्वेश्चन भी जरूर लगाओ। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सॉरी अबाउट माई वॉइस, मेरा गला काफी ज्यादा खराब है तो प्लीज डील विद इट। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, estoppel is a rule by which a party to litigation is option A stopped from asserting or denying a fact, option B prevented from appearing in person, option C prevented from hiding an evidence या फिर option D both A and B। the correct answer is option A। एस्टोपल में क्या होता है, देखो सीधे मुद्दे पे आते हैं। सेक्शन 115 इस पे क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन एनी पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली किसी को ऐसा कुछ यकीन दिलाया है कोई चीज सच है या उस पर एक्शन करवाया है उससे, नीदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। आप उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते कुछ भी और एविडेंस देके, तो आप असर्ट या डिनाई नहीं कर सकते किसी फैक्ट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन जॉइंट ट्रायल द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स हैज बीन डिस्कस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन किस केस में ये बात हुई है कि अगर एक जॉइंट ट्रायल में जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है कन्फेशन की, जब को एक्यूज्ड कुछ कन्फेस कर दे तो उसके इफेक्ट के बारे में किस केस में बात हुई है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या फिर रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। डिटेल में पिछले लेक्चर में हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Section 112 of the Indian Evidence Act provides that a child would be treated as legitimate after dissolution of marriage he/she has been born within। बोला जा रहा है कि सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग एविडेंस एक्ट के, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है शादी डिसॉल्व होने के कुछ दिन बाद तो भी उसे लेजिटिमेट माना जाएगा, पर वो कुछ दिन का टाइम कितना है। ऑप्शन है 180 डेज, 270 डेज, 280 डेज या 300 डेज। आंसर इज सी, 280 डेज, ठीक है। सेक्शन 112 में देखोगे 280 डेज मेंशन्ड है, ठीक है। Next question, which of the following statement is correct? Option A, a confession made by an accused to the police officer is relevant. Option B, confession made by an accused in police custody to a magistrate is not relevant. Option C, confession made by an accused in police custody and discovery made from the information received from confession and the discovery are relevant. या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं इसलिए मैंने बैराक भी नहीं अटैच किया, आप जाके जरूर देखना। सीधी सी बात है, पुलिस कस्टडी में कन्फेस करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पुलिस कस्टडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करते हो, वैल्यू होती है। और अगर तुमने पुलिस के सामने कुछ कन्फेस किया और उस बेसिस पे पुलिस ने कोई फैक्ट डिस्कवर कर लिया, कोई सामान डिस्कवर कर लिया, तो वो चीज रेलेवेंट बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द एडमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर। सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग किसका एडमिशन सामने वाले के अगेंस्ट द अदर एडमिसिबल नहीं है। ऑप्शन वन ऑफ द प्लांटिव्स, ऑप्शन बी वन ऑफ द डिफेंडेंट्स, ऑप्शन सी एजेंट्स ऑफ द पार्टीज या फिर ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। देखो सेक्शन 18 पहले तो बताता है एडमिशन बोल किसे रहे हैं हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट्स suing or sued in a representative character are not admissions, ठीक है। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू द सूट suing or sued in representative character वो एडमिशन नहीं माने जाते जब उनके रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो। तो आंसर है सी, एजेंट्स ऑफ द पार्टीज। What is the maximum number of witnesses which can be produced in a case? 5, 10, 15 या no limit? Answer is D, no limit। सेक्शन 134 आप जाके बैराक देखना, यही लिखा है, नंबर ऑफ विटनेसेस कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। केस लॉ यहाँ पे पलका नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर इज अ लीडिंग केस ऑन। ऑप्शंस आर डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, अकम्प्लिस या एक्सपर्ट विटनेस। इसका करेक्ट आंसर है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। ओके, सेक्शन 32(1) टॉक्स अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। केस लॉज हम अलग से भी कवर करेंगे, टेंशन मत लो। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? ऑप्शन ए, कैन बी सोली मेड द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, की सोली इसी के बेसिस पे कन्विक्शन की जा सकती है। ऑप्शन बी, कैन नॉट बी सोली मेड बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ऑप्शन सी, cannot be solely made the basis of conviction unless the same is corroborated, या फिर ऑप्शन डी, both B and C। करेक्ट आंसर इज डी, both B and C। देखो रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है, जो एक्यूज ने पहले बोला हो बाद में विड्रॉ या डिनाई कर लिया हो, ठीक है। देखो ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इसके बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। सेम टाइम इट मस्ट बी कॉरोबरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस, ठीक है।
तो इसलिए आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्फेशन टू बी इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। अगर सेक्शन 25 के अंडर किसी कन्फेशन को इनएडमिसिबल होना है तो फिर क्या? ऑप्शन ए, इट मस्ट रिलेट टू द सेम क्राइम फॉर विच ऑफेंडर इज चार्ज। उसी क्राइम के बारे में होना चाहिए जिसके बारे में चार्ज है। ऑप्शन बी, मे रिलेट टू द सेम क्राइम फॉर विच ऑफेंडर इज चार्ज। हो सकता है उसके बारे में हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, मस्ट रिलेट टू अनदर क्राइम, किसी और क्राइम के बारे में ही होना चाहिए। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन बी। कैसे? सेक्शन 25 किस बारे में बात करता है? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, 1000 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो सेम क्राइम के बारे में हो। हर किसी भी सिचुएशन में पुलिस के सामने किया कोई भी कन्फेशन वैल्यू नहीं रखता। तो मस्ट वाले तो वैसे ही गलत हो गए। ये भी जरूरी नहीं है कि किसी और क्राइम के बारे में हो, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी की बात करें तो हो सकता है सेम क्राइम के बारे में हो बट रेलेवेंट नहीं है, तो आंसर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पर्सन इन सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट रिफर्स टू a party to the suit, stranger to the suit, a person who is not a party to the suit but interested in the outcome, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 106 में जाके देखते हैं एनी किसको बोला है। सेक्शन 106 कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज व्हेन एनी फैक्ट, देखो एनी यहाँ पे भी है, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। सिंपल सी बात कही है कि कोई भी फैक्ट हो, एनी फैक्ट किसी के नॉलेज में है, कौन किसके नॉलेज में हमें ये नहीं बोला गया है, तो उसको प्रूव करने का बर्डन उस इंसान के ऊपर ही आता है, ठीक है। तो वो पार्टी टू सूट भी हो सकता है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन, नेसेसिटी रूल एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज एप्लीकेबल व्हेन द मेकर ऑफ अ स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, इज डेड और हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। ऑप्शन बी, इज अ पर्सन हु कैन बी फाउंड but his attendance cannot be procured without unreasonable delay or expenses. ऑप्शन सी, इज अ पर्सन हु कैनॉट बी फाउंड, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 32 जाके देखोगे, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड एक्सेट्रा इज रेलेवेंट। तो हमें सिचुएशंस दिए हैं, डेड हो गया है, कैनॉट बी फाउंड, हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, अटेंडेंस नहीं प्रोक्योर हो सकती बिना डिले या एक्सपेंस के, या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट के सामने नहीं आ सकता, तो वो सर्टेन सिचुएशंस में रेलेवेंट माना जाता है, एडमिसिबल माना जाता है। तो डेड वाला भी है, कैन नॉट फाउंड भी है, ठीक है, या अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं हो सकती, सारे पॉइंट्स कवर्ड है, आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्स। ऑप्शंस, ए, कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, बी, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? जो प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी इज द रियल ओरिजिनल एविडेंस, उसके बाद जो जनरेट हो वो सेकेंडरी। तो कोई डॉक्यूमेंट है और उसको पढ़ के मैं आपको अब सुना रही हूँ, तो मैं ओरिजिनल नहीं बता रही हूँ, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था, मेरा बोला हुआ सेकेंडरी एविडेंस हो गया, तो दिस इज सेकेंडरी एविडेंस। उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी सेकेंडरी एविडेंस होगी, तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। 63 में सेकेंडरी एविडेंस पढ़ोगे या मिल जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, कहाँ अप्लाई होता है? ए, प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल्स, बी, प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, सी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है आर्बिट्रेटर के प्रेजेंस में उसको मानते ही नहीं है, तो वहां पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ही एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं? सेक्शन 3 पे जाओ, वहां फैक्ट इन इशू बताया हुआ है, उस बेसिस पे इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज एडमिटेड बाय द पार्टीज। ऊपर वाली लाइन हर ऑप्शन में सेम है, तो हम मेन बात पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि ऐसा फैक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पार्टीज एडमिट कर रही हैं। सेकंड ऑप्शन है ऐसा फैक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पे डिस्प्यूट है पार्टीज में। तीसरा, ऐसा फैक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस नहीं डिस्प्यूटेड है पार्टीज में, वर्सेस डी, ऑल ऑफ द अबव। पढ़ के समझ में आ रहा है, इट्स बी। ऐसा फैक्ट जिस पे डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज में, वही होता है फैक्ट इन इशू, जिस बारे में सारा केस है हमारा। सेक्शन 3 पे जाओगे, फैक्ट इन इशू पढ़ो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सीज बी रनिंग अवे फ्रॉम अ रूम एंड आफ्टरवर्ड सी लाइंग डाउन इन अ पूल ऑफ ब्लड इन द सेम रूम। A's evidence is as far as seeing B running away is direct, but as far as the murder is concerned, it is options primary evidence, circumstantial, real evidence या substantial। हमसे कहा गया है कि ए ने बी को एक रूम से बाहर भागते हुए देखा, ठीक है, और बाद में सी को देखा वहां जमीन पे खून के बीच में पड़े हुए। तो ए ने बी को भागते देखा, ये तो डायरेक्ट एविडेंस से दिया हुआ है, पर जो मर्डर है उसको लेके जो कंसर्न है उसमें एविडेंस कैसा माना जाएगा? ऑप्शन इज बी, सर्कमस्टांशियल। ऑप्शन इज बी, सर्कमस्टांशियल। क्यों? देखो, उसने ए को भागते हुए
ए ने बी को भागते हुए देखा, ये एक बात है। क्या उसने बी को सी को मारते हुए देखा? नहीं, तो डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, प्राइमरी नहीं है, रियल नहीं है। सर्कमस्टेंशियल क्यों है? कि हालात ऐसे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये काम बी का ही होगा, कि एक रूम में मर्डर हुआ है, बी वहीं से भाग के निकल रहा है, ठीक है। तो ये सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे है, इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 इज कंक्लूसिव प्रूफ, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, सपोर्टिव एंड कोरोबेटिव इन नेचर, या फिर नन ऑफ दीज। देखो, कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होता, ये एडवाइजरी होता है, ठीक है। एडवाइस है, कोर्ट उसको अपने जजमेंट देते टाइम कंसिडर करे, गुड, नहीं भी करे तो भी बाउंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है। और सी जो है, ये स्टेटमेंट तो सही है, सपोर्टिव एंड कोरोबेटिव इन नेचर, पर हमसे पूछा है कि लीगल पॉइंट क्या है। ये डिस्क्राइब करता है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन करता क्या है, कि सपोर्टिव नेचर का है। हमसे लीगैलिटी पूछी है, हमसे पूछा है कंक्लूसिव है, हमने कहा नहीं नहीं। और ऑप्शन 2 लिखा ही है, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, तो ऑप्शन इज बी, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। सेक्शन 45, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, कोर्ट में रिलाई ऑन इट बट नॉट बाउंड बाय इट, इट इज एडवाइजरी इन नेचर। स्टेटमेंट ही इज राइट बट क्वेश्चन इज टेस्टिंग द लीगल स्टेटस। एक्ट हमें सिर्फ इतना कहता है कि रेलेवेंट है, वो ये नहीं बताता डिस्क्राइब करो ये वो सब प्रोसीजरल पार्ट हो गया, ठीक है। तो आंसर इज बी। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग, इसका तो मतलब आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए री एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी एग्जामिनेशन इन चीफ, ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन, या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी, क्रॉस एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर इज सी, क्रॉस एग्जामिनेशन। सेक्शन 143 बैर एक्ट जाके जरूर देखो। Statement made by an accused person before the trial begins, by which he admits to have committed the offence, but which he repudiates at the trial is extrajudicial, judicial, retracted या voluntary। पिछले क्वेश्चंस के बेसिस पे दिमाग में रिट्रैक्टेड आ सकता है, बट नहीं, वो आंसर नहीं है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्यों? ट्रायल शुरू होने के पहले उसने कोई बात कही है, केस शुरू होने के पहले घर में बैठ के तुमने कन्फेस किया, हाँ मर्डर मैंने ही किया था, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल होगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या होता है, ये हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जुडिशियल बिल्कुल नहीं है, वॉलेंट्री भी नहीं है। इन दोनों में अगर कंफ्यूजन हो, रिट्रैक्टेड होता है कि मोस्टली जुडिशियल कन्फेशन ही था तुम्हारा, बाद में लेकिन तुम उससे पलट गए, ठीक है, कि मैंने ही बोला सबके सामने बट फिर मैं पलट गई जुडिशियली, ठीक है, उसको रिट्रैक्टेड बोलते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है कोर्ट के कायदे के कानून के दरमियान बाहर जाके बोलना, अपने एक्स्ट्रा जुडिशियल, जुडिशरी के सिस्टम के बाहर कन्फेस करना। तो आंसर इज ए, एक्स्ट्रा जुडिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस, एक्सेप्शन टू दिस रूल इज कंटेन्ड इन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बेस्ट एविडेंस होता है, ये तो हमने एविडेंस एक्ट में देख लिया कि प्राइमरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो बेस्ट होगा, ठीक है। कि एक्सेप्शन कौन है? एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, या नन ऑफ द अबव। एविडेंस एक्ट खुद एक्सेप्शन तो हो नहीं सकता जब वो खुद ही कह रहा है कि बेस्ट एविडेंस हमारा ही है। सीआरपीसी का एविडेंस है, डायरेक्टली कुछ कनेक्शन नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ठीक है। देखो, बेस्ट एविडेंस रूल, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 टू 65 में बात होती है कि प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो बेस्ट है, ऐसी लाइन लिखी नहीं है, ये समझने वाली बात है। एक्सेप्शन है सेक्शन 4 ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, जो कहता है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन बैंकर बुक मे बी यूज्ड एज एविडेंस इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। वी आर डन विद पार्ट 5। इसके बाद हम एनवायरमेंट शुरू करेंगे, वो आज रात अपलोड होगा और थोड़ा लेट नाइट अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून, अगर आपको आज ही उसे सॉल्व करना है। प्रोबेबली 10, 11, 12 बजे तक अपलोड होगा, ओके। और एनवायरमेंट का आई ट्राई कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं, एक ही में सारे क्वेश्चंस कवर कर दूं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि उसे 2-3 पार्ट में किया जाए, ठीक है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। एविडेंस हम यहाँ रैप अप कर चुके हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, रात तक इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, मैक्सिमम कल सुबह तक, ठीक है। ट्यून, कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट्स। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको लगे कोई एरर है, कमेंट में जरूर पूछना। आई ट्राई टू रेक्टिफाई एंड इफ देयर इज एन एरर आई विल करेक्ट इट, ठीक है। स्टे ट्यून, बाय बाय।